Hello everyone, in this video we'll learn schools of psychology. So in schools of psychology we'll see what type of schools are there. Okay, so first of all, when psychology first emerged as a science separate from philosophy, the debate over how to describe and explain the human mind and behavior began. जब स्टार्टिंग में साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी से अलग हुई तो एक डिबेट स्टार्ट हुई किसके ऊपर कि किस तरह से डिस्क्राइब किया जाए किस चीज को, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को. द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रेजेंट द मेजर थियोरेटिकल व्यू पॉइंट्स विद इन साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के अंदर जो अलग अलग स्कूल्स थे, जो अलग अलग एक तरह से स्ट्रीम्स थी साइकोलॉजी की, उन्होंने अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स रखे. द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरलिज्म, वाज एडवोकेटेड बाय विल्हेम वुंट. तो सबसे पहला आता है विल्हेम वुंट का स्ट्रक्चरलिज्म का जो स्कूल है वो. द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब, विल्हेम वुंट कौन थे? फाउंडर ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजी लैब which was established in 1879 at Leipzig, Germany. Okay, ये चीजें याद रखने की हैं. विल्हेम वुंट ने 1879 में पहली जो लैब थी साइकोलॉजी की वो लेप्जिग जर्मनी में ये स्टार्ट की थी, एस्टेब्लिश की थी. ठीक है, तो इनका जो स्कूल है वो था स्ट्रक्चरलिज्म का. स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है मतलब जो ढांचागत एक तरह से आप कह सकते हो, यानी ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते थे. ऑलमोस्ट इमीडिएटली अदर स्कूल्स ऑफ थॉट बिगेन टू इमर्ज एंड वी फ्रॉम डोमिनेंस इन साइकोलॉजी. तो इसके बाद जो दूसरे स्कूल्स थे वो भी उभर कर सामने आए और उन्होंने एक तरह से होड़ कर ली. किस चीज की होड़ की? वी, होड़ करना, होड़ लगा लेना. फॉर डोमिनेंस इन साइकोलॉजी, के हमारा डोमिनेंस होना चाहिए, हमारा मतलब प्रभुत्व साइकोलॉजी के अंदर होना चाहिए. तो इसमें जो दूसरे स्कूल्स आए वो बाद में आए. सबसे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म का था वो इसमें स्कूल आता है. तो देखिए, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी. तो उसमें कौन से हैं? सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म का, विल्हेम वुंट का स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म इज वाइडली रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. स्ट्रक्चरलिज्म को वाइडली मतलब बहुत मोटे तौर से बृहत जो एक रूप इसको कह सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह इस चीज को माना जाता है, रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. कौन सा? स्ट्रक्चरलिज्म, फर्स्ट थॉट स्कूल ऑफ थॉट. मेजर थिंकर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म इंक्लूड विल्हेम वुंट, ये तो फाउंडर ही कह लीजिए इसके, एंड एडवर्ड टिचनर. Edward Titchener, Wilhelm Wundt. Wundt is called the father of experimental psychology. Important point, Wundt को father of experimental psychology भी कहा जाता है, as he suggested that the experimental methods of psychology can be applied to research on consciousness in psychology. क्योंकि उन्होंने ये सजेस्ट किया था, ये सुझाव दिया था कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं उन मेथड्स को साइकोलॉजी के अंदर अप्लाई किया जा सकता है. क्या करने के लिए? कॉन्शियसनेस के ऊपर रिसर्च करने के लिए, चेतना के ऊपर रिसर्च करने के लिए. किनको? जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है. टिचनर वाज वुंट्स स्टूडेंट who carried forward his work and developed the method of introspection. इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण.
मतलब एक तरह से अंतर्दर्शन आप कह सकते हो, अंदर का। ही यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज द इनर प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस चीज को एनालाइज करने के लिए उसने इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया। ऑल्दो Wundt is considered as the founder of structuralism, but he never actually used the term structuralism. देखिए, हालांकि वुंट को यह माना जाता है कि वो है, क्या है, फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, लेकिन उन्होंने कभी भी टर्म स्ट्रक्चरलिज्म यूज नहीं किया। ही रेफर्ड टू हिज आइडियाज एज वॉलंटेरिज्म। वॉलंटेरिज्म स्वैच्छिक, इसका अर्थ होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक, ठीक है, वॉलंटरिज्म। इट वॉज टिचनर हु एक्चुअली इन्वेंटेड द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म। तो अगर बात आ जाए कि फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विल्हेम वुंट, हु यूज्ड द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म टिचनर, उसका जो स्टूडेंट था, ठीक है, या हु इन्वेंटेड द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म, वुंट नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा टिचनर, ठीक है। और टिचनर ने और क्या यूज किया था, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दीज टू, अर्नस्ट वेबर, गुस्टाव फेचनर, हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज were also associated with this school of psychology. कितने, 3। ये अर्नेस्ट वेबस्टर, गुस्टाव फेचनर और हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज, किसके साथ, वुंट और टिचनर के साथ। ये 3 भी इसी को मानने वाले थे, इसी स्कूल के साथ ये जुड़े हुए थे। The focus of structuralism was on reducing mental process down into their most basic elements. जो mental process होता है, जो सारा का सारा, मान लीजिए ये एक तरह से ये mental process है, मान लीजिए ये माइंड है, इसका कोई भी मतलब ये सारा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस मान लीजिए छोटे छोटे कुछ चीजों से बना हुआ है इस तरह से। तो इनका क्या था, इनका था कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमें इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन छोटी छोटी चीजों को, जिनसे ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जिन चीजों से बना हुआ है, तो हमें ये छोटे छोटे सेगमेंट्स को एक तरह से एनालाइज करना चाहिए। द फोकस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज ऑन रिड्यूसिंग मेंटल प्रोसेसेस डाउन इनटू देयर मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स। जो माइंड के प्रोसेस होते हैं, बड़े जो प्रोसेस होते हैं, उनको कहां पर, डाउन इनटू देयर बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स में लेके आना, वो स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस पॉइंट था। स्ट्रक्चरलिज्म होल्ड दैट होल्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड आउट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। स्ट्रक्चरलिज्म ये होल्ड करता था, ये मानता था कि जो होल्स हैं, यानी जो पूरी की पूरी जो चीज है, जो होल है, जो कंप्लीट चीज है, आर कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स हैं, फॉर्म्ड आउट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उन कंपाउंड्स को कहां से फॉर्म किया गया है, उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब जो बेसिक उनके एलिमेंट्स हैं, उनसे उनको फॉर्म किया गया है। इन साइकोलॉजी द मेन फोकस इज ऑन फाइंडिंग द एलिमेंट्स एंड द मैनर इन विच दे फॉर्म द कंपाउंड। साइकोलॉजी के अंदर जो मेन फोकस है, वो एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना और किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करना। मतलब किस तरीके से वो फॉर्म होते हैं, किसमें, कंपाउंड के अंदर, यानी एक बड़ी उसके अंदर पहले एलिमेंट्स को ढूंढना, वो एलिमेंट्स किस तरह से मिलके एक बड़ी चीज बनाते हैं। ये जो फोकस है, ये स्ट्रक्चरलिज्म का, ये साइकोलॉजी का एक तरह से फोकस था। नेक्स्ट जो आता है स्कूल, वो आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म जो है, ये क्या होता है, जो एक तरह से व्यवहारवाद आप इसको कह सकते हो। फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। मेन तो ये जो होता है फंक्शनलिज्म,
क्योंकि जो बिहेवियरिज्म होता है वो होता है व्यवहारवाद, ये होता है प्रकार्यवाद। हिंदी में प्रकार्यवाद। हो सकता है स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गलत हो। ये प्रकार्यवाद, इस तरह से बनेगा प्रकार्यवाद। तो ये जो है फंक्शनलिज्म की हिंदी होती है प्रकार्यवाद। अब देखते हैं फंक्शनलिज्म एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि हिंदी से हमारा काम नहीं चलना है, प्रकार्यवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फंक्शनलिज्म होता क्या है? व्हाट इज फंक्शनलिज्म? दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज formed as a reaction to the theories of the structuralist school of thought and was heavily influenced by the work of William James. किसका इन्फ्लुएंस था? विलियम जेम्स का इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर। और ये किसके रिएक्शन में आया था? ये स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में आया था, यानी उसके अगेंस्ट था ये। ठीक है, जो थियरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म थी उसके अगेंस्ट था क्या? फंक्शनलिज्म। जेम्स वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट whose most important contribution to psychology was his book Principles of Psychology 1890। विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है कि उसने क्या दिया है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक दी है 1890 में। He has also written a book named Talk to Teachers 1899, which is of immense importance in the field of educational psychology। और ये जो बुक है Talk to Teachers, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां पर? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कब लिखी गई? 1899 में। किसने लिखी? विलियम जेम्स ने लिखी। क्लियर है? अब बात करते हैं। जेम्स स्टार्टेड द रोल ऑफ स्टार्टेड नहीं है, ये स्ट्रेस्ड है। जेम्स स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग। जेम्स ने लर्निंग के अंदर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है। ही सेड द ग्रेट थिंग इन ऑल एजुकेशन इज टू मेक द नर्वस सिस्टम आवर एले इंस्टेड ऑफ आवर एनिमी। उसने क्या कहा है कि जो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन के अंदर वो क्या है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स हैं, जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, वो जो सिस्टम है उसे हमारा मित्र बनाना बजाय दुश्मन बनाने के। यानी नर्वस सिस्टम को फ्रेंड बनाना एनिमी बनाने की बजाय। नेक्स्ट, अनलाइक some of the other well-known schools of thought in psychology, functionalism is not associated with a single dominant theorist। जो दूसरे जो schools हैं उनकी तरह नहीं कि ये किसी सिंगल इंसान से, सिंगल थियोरिस्ट से जुड़ा हुआ हो, एक से नहीं जुड़ा हुआ है। जेम्स का इन्फ्लुएंस है, विलियम जेम्स का, लेकिन उससे जुड़ा हुआ नहीं कह सकते। इंस्टेड देयर आर सम डिफरेंट फंक्शनलिस्ट थिंकर्स एसोसिएटेड विद दिस आउटलुक, इंक्लूडिंग इसमें जो थे कुछ फंक्शनलिस्ट थिंकर्स थे जो इससे जुड़े हुए थे। उनमें थे जॉन डेवी, जेम्स रोलैंड एंजल, हार्वी कार। ये कितने हो गए? 4। जॉन डेवी, जेम्स रोलैंड एंजल, हार्वी कार और विलियम जेम्स। ठीक है, तो ये 4 बंदे हमारे हो गए जो इससे जुड़े हुए थे मेन में। डेवी इन हिज बुक टाइटल्ड साइकोलॉजी, डेवी की बुक है साइकोलॉजी जो उन्होंने लिखी 1986 में, मेंशन्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी is the study of organism as a whole functioning in his environment। क्या कहा उन्होंने कि सब्जेक्ट मैटर जो साइकोलॉजी का है वो क्या है? वो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। जो फर्स्ट स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, वो क्या कहता था? होल को मत समझो, होल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको समझो। ये स्कूल क्या कहता है
कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, जो मतलब एक तरह से जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो इंसान या जो जानवर कुछ भी लगा लीजिए, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना एज अ होल फंक्शनिंग इन हिज एनवायरमेंट, कि वो अपने एनवायरमेंट में, अपने माहौल में किस तरह से क्या फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन को समझना, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को एक मानकर उसकी स्टडी करना, उसके एनवायरमेंट में फंक्शन करते हुए, ये मेन सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि होल को छोड़ो और स्ट्रक्चर को देखो, उस होल का स्ट्रक्चर कैसे बना है। ये क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर को छोड़ो, होल को देखो कि वो कैसे बिहेव कर रहा है अपने एनवायरमेंट के अंदर। Instead of focusing on the mental processes themselves, functionalist thinkers were instead interested in the role that these processes play. क्या कहते हैं कि किसके ऊपर फोकस करने की बजाय, मेंटल प्रोसेस के ऊपर फोकस करने की बजाय, जो छोटे छोटे प्रोसेसेस चलते थे उनके ऊपर फोकस करने की बजाय, जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स थे वर इंस्टीड इंटरेस्टेड, वो इसकी बजाय इंटरेस्टेड थे किसमें? इन द रोल दैट दीज प्रोसेसेस प्ले, कि ये जो प्रोसेस मिलकर जो रोल प्ले करते हैं ना, उनको वो रोल के अंदर इंटरेस्ट था, ना कि उन छोटे छोटे प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस से उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो प्रोसेस मिलकर एज ए होल क्या रोल प्ले करते हैं उसके ऊपर फंक्शनलिज्म एक तरह से सोचता था, उसके अंदर इंटरेस्टेड था। फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स स्टडिंग द माइंड एज इट फंक्शंस इन अडेप्टिंग द ऑर्गेनिज्म टू हिज एनवायरमेंट। फंक्शनलिज्म इन्वॉल्व्स स्टडिंग द माइंड। फंक्शनलिज्म किस चीज को इन्वॉल्व करता है? माइंड को स्टडी करने को। एज इट फंक्शंस इन अडेप्टिंग द ऑर्गेनिज्म टू हिज एनवायरमेंट, कि जिस तरह से ये माइंड जो है ये फंक्शन करता है अडेप्ट करने में, कहां पर? ऑर्गेनिज्म को, उस जीव को अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट करने में जैसे माइंड फंक्शन करता है, उस चीज के अंदर, उस चीज की स्टडी के अंदर फंक्शनलिज्म एक तरह से इन्वॉल्व था, इंटरेस्टेड था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे कहा है। गेस्टल साइकोलॉजी, नेक्स्ट है गेस्टल साइकोलॉजी। तो ये गेस्टल साइकोलॉजी क्या होती है वो भी एक बार देख लेते हैं। गेस्टल साइकोलॉजी, गेस्टल जो साइकोलॉजी है, गेस्टल साइकोलॉजी इज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बेस्ड अपॉन द आइडियाज दैट थिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड एज यूनिफाइड होल्स। यूनिफाइड होता है एक तरह से संयुक्त, यानी पूरी की पूरी एक करके। ये गेस्टल जो था ये एक जर्मन फिलोसोफर था, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो गेस्टल साइकोलॉजी इज ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट थिंग्स आर एक्सपीरियंस्ड एज यूनिफाइड होल्स। चीजें जो हैं वो पूरी की पूरी यूनिफाइड होल्स, संयुक्त रूप से एक जब हो जाए तब वो चीजें हमें मतलब महसूस करनी चाहिए, तब वो चीजें हमारे काम आती हैं, एक्सपीरियंस में आती हैं। गेस्टल इज अ जर्मन, सॉरी गेस्टल ये वो नहीं था, फिलोसोफर नहीं था। गेस्टल इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स होल, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन, विच मीन्स होल, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन तो आप समझते ही होंगे, जैसे कंप्यूटर का होता है कॉन्फ़िगरेशन कि भाई वो किस किस चीज से बना है। ठीक है, तो क्या है, जो ये गेस्टल साइकोलॉजी थी ना, ये दोनों के ही विरुद्ध थी। किस किस के? स्ट्रक्चरलिज्म के, और स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो हमारा आया था क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म छोटे छोटे उनके ऊपर काम देखता है, फंक्शनलिज्म कि भाई किस तरह से वो प्रोसेस मिलके फंक्शन करते हैं, दिमाग के जो प्रोसेस होते हैं वो मिलकर किस तरह से फंक्शन करते हैं उसके ऊपर। तो ये दोनों के ही खिलाफ था। ये क्या कह रहा था, इसका अर्थ ही होता है पूरा का पूरा होल या पूरी कॉन्फ़िगरेशन,
उसके अंदर माइंड भी आ गया, बॉडी भी आ गई, सब कुछ आ गया. दिस अप्रोच टू साइकोलॉजी बिगेन इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग द लेट 19th century in opposition to the molecular approach of structuralism. जो स्ट्रक्चरलिज्म की मोलिकुलर अप्रोच थी, जो एक तरह से ये लगा लीजिए कि मॉलिक्यूल होते हैं ना छोटे छोटे, वो तो उन छोटे छोटे उनको प्रोसेस को जैसे इस तरह से वो समझते थे, होल को नहीं समझते थे, वो पूरे के पूरे को समझने से मना करते थे. वो क्या कहते थे, ये होल जिस जिस चीज से बना है ना उस चीज को समझो. तो इस मॉलिक्यूलर अप्रोच के विरुद्ध थी ये स्ट्रक्चरलिज्म की. ठीक है. मैक्स वेर्थेमर 1880 से 1943 तक was the founder of this school. कौन? मैक्स वेर्थेमर. ठीक है. गेस्टॉल साइकोलॉजी का ये फाउंडर है. वोल्फगैंग कोहलर, वोल्फगैंग कोहलर 1887 to 1967 and Kurt Kafka 1886 to 1941 were his supporters. दो ये सपोर्टर थे. ठीक है. मैक्स वर्दिमर ये तो फाउंडर है. ठीक है. और वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट कॉफका ये सपोर्टर्स हैं. अब आगे देखते हैं. Instead of breaking down thoughts and behavior to their smallest elements, the Gestalt psychology believed that individual must look at the whole of experience. कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं दिमाग के, जो या एक तरह से बिहेवियर के जो प्रोसेस में जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे एलिमेंट्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय या उनके अंदर तोड़ने की बजाय क्या करना चाहिए. द गेस्टॉल साइकोलॉजी बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल मस्ट लुक एट द होल एक्सपीरियंस. कि इंडिविजुअल को, गेस्टॉल साइकोलॉजी कहती थी कि इंडिविजुअल को जो कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव उससे मिलता है पूरे के पूरे प्रोसेस से, उस अनुभव के ऊपर उसे ध्यान देना चाहिए. किसको? इंडिविजुअल को, व्यक्ति को. According to Gestalt thinkers, the whole is more than the sum of its parts. Important है. The whole is more than the sum of its parts. That means, उनके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ 4 लिखते हैं तो ये मोर है बजाय इसके 2 + 2 लिखने के. ठीक है. ये ज्यादा है ये इससे, उनके अकॉर्डिंग. ठीक है. द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. के होल ज्यादा है किससे? जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके सम से, उनके जोड़ से ज्यादा होता है होल. पूर्ण जो चीज होती है वो. नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद. अब व्यवहारवाद के अंदर क्या है वो एक बार देखते हैं. बिहेवियरलिज्म. Founder of behavioralism was J.B. Watson, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे J.B. वाटसन. ये बिहेवियरलिज्म के फाउंडर हैं. वाटसन emphasized that the subject matter of psychology should be observable behavior and experiments should be used to study behavior. उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो J.B. वाटसन है वो मानते थे कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी वो व्यवहार जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होना चाहिए. एंड एक्सपेरिमेंट्स शुड बी यूज्ड टू स्टडी बिहेवियर. और एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए, प्रयोग किए जाने चाहिए बिहेवियर को, व्यवहार को स्टडी करने के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए. सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. बिहेवियरलिज्म की है ये J.B. वाटसन के अकॉर्डिंग. और उसमें क्या होना चाहिए? बिहेवियर के ऊपर
जो बिहेवियर के ऊपर जो स्टडी करनी है, उस स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाने चाहिए व्यवहार के ऊपर। ही एक्सप्लेन्ड हिज व्यू पॉइंट इन एन आर्टिकल साइकोलॉजी एंड द बिहेवियरिस्ट which was published in the Psychological Review 1913। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखने की हैं कि जेबी वाटसन ने बिहेवियरलिज्म के प्रति अपना जो व्यू पॉइंट है वो कब दिया। सो जेबी वाटसन gave his viewpoint in favor of behavioralism in Psychology and Behaviorist, which was an article published in Psychological Review 1913. He had also written 3 books to explain his viewpoint. 3 books लिखी उन्होंने, क्या? An Introduction to Comparative Psychology, जो Comparative Psychology है उसकी एक इंट्रोडक्शन 1914 में, Psychology from the Standpoint of a Behaviorist 1919 and Behaviorism 1925। तो 3 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, वो तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी हैं? इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट एंड बिहेवियरिज्म, ये तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है? साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिस्ट विच वाज पब्लिश्ड इन साइकोलॉजिकल रिव्यू 1913। ठीक है, ये जेबी वाटसन जो हैं उनकी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि फाउंडर हैं किसके? बिहेवियरलिज्म के। आगे बात करते हैं। ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिजेक्टेड द इनविजिबल इनर फोर्सेस ऑफ माइंड। ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रिजेक्टेड द इनविजिबल इनर फोर्सेस ऑफ माइंड। उन्होंने क्या कहा कि हमें ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंसान जिस तरह का भी बिहेव करता है उसे हम देख तो सकते ही हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बजाय किसके? उस चीज के ऊपर ध्यान दिया, मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया एंड रिजेक्टेड, और रिजेक्ट कर दिया किसको? इनविजिबल इनर फोर्सेस ऑफ माइंड, जो दिमाग की अंदरूनी इनविजिबल अदृश्य ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, उनको उसने रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो अंतर्दर्शन है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एज अनरिलायबल एंड अनसाइंटिफिक। क्या कह के कि ये तो अनरिलायबल और अनसाइंटिफिक चीज है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अंतर्दर्शन जो इनर जो एक तरह से स्टडी है इंसान के अंदरूनी उसकी, तो उसको कैसे आप साइंटिफिक मान सकते हो? अनसाइंटिफिक मान लिया इन्होंने, और अनरिलायबल के भरोसे के लायक ये चीज नहीं है। एंड एडवोकेटेड द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उन्होंने मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी चीजों का निरीक्षण करना, देखना, ऑब्जर्व करना, उनको उस मेथड के ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो जेबी वाटसन है वो उन्होंने क्या रिजेक्ट किया था, किस चीज का मेथड उन्होंने रिजेक्ट किया था? तो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डिड जेबी वाटसन रिजेक्टेड द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज इट वाज अनरिलायबल, इट वाज अनसाइंटिफिक, और फिर आ सकता है कि बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन बन सकता है यहां पर इन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट, वाटसन स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ एनवायरमेंट। वाटसन ने किसके ऊपर स्ट्रेस डाला है? वाटसन स्ट्रेस्ड द रोल ऑफ एनवायरमेंट एंड स्टिमुली इन शेपिंग बिहेवियर। 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा, क्या क्या? एक तो रोल ऑफ एनवायरमेंट, और दूसरा जो स्टिमुली है, यानी जो एक तरह से लगा लीजिए
स्टिमुली को आप बोलेंगे उत्तेजना, 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 ठीक है। वाटसन स्ट्रेस द रोल ऑफ एनवायरमेंट एंड स्टिमुली, जो एनवायरमेंट है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, और जो उत्तेजना है इंसान के अंदर, इन शेपिंग बिहेवियर, ये दो चीजें बिहेवियर को बनाती हैं, शेप देती हैं। इंसान का बिहेवियर कैसा होगा वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर और उस इंसान के अंदर जो उत्तेजना है उसके ऊपर। इन दो चीजों के ऊपर जेबी वाटसन ने फोकस किया। ही मेड ए स्टेटमेंट दैट ही कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ एन इन्फेंट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो एक इन्फेंट से, एक नवजात शिशु से कुछ भी बना सकते हैं। क्या क्या? ए बेगर, एक भिखारी बना सकते हैं, लॉयर, एक वकील बना सकते हैं, साइंटिस्ट और क्रिमिनल, एक साइंटिस्ट बना सकते हैं, एक क्रिमिनल बना सकते हैं। चार चीजें, क्या क्या? बेगर, लॉयर, साइंटिस्ट, क्रिमिनल। बेगर, लॉयर, साइंटिस्ट, क्रिमिनल, ये चार चीजों के लिए उन्होंने कहा था कि मैं एक नवजात शिशु से कुछ भी बना सकता हूं। फिर उन्होंने एग्जाम्पल किस किस का दिया? बेगर का, लॉयर का, साइंटिस्ट का और क्रिमिनल का। नेक्स्ट, behaviorism suggests that all behavior can be explained by environmental causes rather than by internal forces। क्या कहा उन्होंने? कि जो सारे के सारा बिहेवियर है, जैसा भी इंसान व्यवहार करता है, उस व्यवहार को एक्सप्लेन किया जा सकता है एनवायरमेंटल कॉजेज की माध्यम से। मतलब जैसा वातावरण रहा और वातावरण ने क्या प्रभाव डाले, क्या कॉजेज रहे, एनवायरमेंटल कॉजेज, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं बिहेवियर को। किसकी बजाय? जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी बजाय। इंटरनल फोर्सेस क्या थी, क्या नहीं थी, वो चेंज हो सकती हैं। अगर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इंसान को मिलता है, इंटरनल उसके माइंड में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन जब वो कहीं जाता है और उसे एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसकी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। जो इंटरनल फोर्स थी नेगेटिविटी की, वो खत्म हो जाएगी। वो जो है बिहेवियर को गवर्न नहीं कर पाएगी। ये जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग उनकी बात थी। थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, गथरी, हल, टॉलमैन, बेंडोरा were the psychologists who supported behavioralism। तो बिहेवियरलिज्म के जो सपोर्टर थे जेबी वाटसन के अलावा थॉर्नडाइक 1, पावलव 2, स्किनर 3, गथरी 4, हल 5, टॉलमैन 6, बेंड्रा 7 और जेबी वाटसन जो इसके फाउंडर हैं 8। ये 8 के 8 आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है, जो बिहेवियरलिज्म के एक तरह से सपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस होता है मनोविश्लेषण। तो जो मनोविश्लेषण का जो स्कूल था वो क्या कहता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। Psychoanalysis is a school of psychology founded by Sigmund Freud। Sigmund Freud जो 1856 to 1939 उनका लाइफ स्पैन है, उन्होंने किसका एस्टैब्लिश किया? स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस। Freud emphasized the influence of the unconscious mind on behavior। क्या कहा उन्होंने? कि जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो बिहेवियर के ऊपर असर डालता है। अनकॉन्शियस माइंड किसके ऊपर असर डालता है? बिहेवियर के ऊपर असर डालता है। ये किसने कहा? ये कहा सिगमंड फ्राइड ने। अदर मेजर साइको एनालिस्टिक थिंकर्स इंक्लूड एन फ्राइड, ये इसकी बेटी थी, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर, एरिक एरिक्सन। ठीक है, एन फ्राइड तो इसी की बेटी थी, सिगमंड फ्राइड की, कार्ल जंग, एल्फ्रेड एडलर एंड एरिक एरिक्सन। और इसका क्या था कि फ्राइड जो था ना, वो बहुत ज्यादा मतलब सेक्सुअलिटी की बात करता था।
तो इसके डिसिपल इसी से अलग हो गए थे, जो इसके फॉलोअर थे वो इससे अलग हो गए थे, और उन्होंने अलग जो धारा थी वो स्टार्ट कर दी थी। वो देखिए कैसे क्या था। विद द ओपिनियन दैट फ्राइड हैज गिवन एक्सेसिव इंपोर्टेंस टू सेक्स, इस ओपिनियन के साथ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सेक्स को, टू ऑफ हिज फॉलोअर्स गॉट सेपरेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड देयर ओन स्कूल ऑफ थॉट, उसके दो फॉलोअर उससे टूट गए थे और उन्होंने अपना जो एक स्कूल है वो अपने खुद के स्कूल ऑफ थॉट एस्टेब्लिश किए थे। उसमें क्या थे? एल्फ्रेड एडलर started individual psychology, in which he placed power motive in place of Freud's sex motive. क्या डिफरेंस था? उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात की, पावर मोटिव वो लेके चले बजाय सेक्स मोटिव के। कार्ल गस्टव जंग, कार्ल गस्टव जंग, जो कार्ल जंग है इसका पूरा नाम क्या है? कार्ल गस्टव जंग started analytical psychology. कार्ल गस्टव जंग ने क्या स्टार्ट किया? एनालिटिक साइकोलॉजी, which emphasizes the development of individual personality from the collective unconscious. जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उससे किसकी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट होती है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी की, किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, ये बात किसने कही? कार्ल गस्टव जंग ने। किसमें? एनालिटिकल साइकोलॉजी या एनालिटिकल स्कूल ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी, आप इसे ये भी नाम दे सकते हैं। फर्दर, सम अदर साइकोलॉजिस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्राइड who were known as neo-Freudians also have contributed a lot to modern psychology. ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइकोलॉजिस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्राइड वर नोन एज नियो-फ्राइडेंस, और उन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूट किया है। सम ऑफ द नोटेबल नियो-फ्राइडेंस जिनको मतलब नोट किया जा सकता है, एनी फ्राइड जो इसकी डॉटर थी, कैरन हॉर्ने, सुलिवन, एरिक फ्रोमेन और एरिक एरिक्सन। एक एरिक फ्रोमेन और एक एरिक एरिक्सन, एक इसकी बेटी एन फ्राइड और एक कैरन हॉर्ने। सोल्वियन, ये कुछ नोटेबल जो हैं वो नियो फ्राइडेंस, जो फ्राइड था फ्राइडेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सिक्स्थ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, या आप कह सकते हो स्कूल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप्ड एज ए रेस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। दो चीजों के रेस्पॉन्स में आई ये, साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म। क्या? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्री विल, व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा के ऊपर इन्होंने फोकस किया, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और क्या कौन सा कॉन्सेप्ट? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद की एक्चुअलाइजेशन, उसको वास्तविक रूप देना खुद को ही, इन चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया। फाउंडर ऑफ दिस स्कूल वाज अब्राहम मस्लो। कार्ल रोजर्स was also important humanistic psychologist। तो ये तो है इसका फाउंडर अब्राहम मस्लो, फाउंडर, और ये है इसका फॉलोअर कार्ल रोजर्स। इंपॉर्टेंट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है कार्ल रोजर्स, और फाउंडर है अब्राहम मस्लो। While early schools of thought were primarily centered on abnormal human behavior, humanistic psychology differed considerably in its emphasis on helping people achieve and fulfill their potential। क्या है? ये है कि जो
अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो किसके ऊपर ज्यादा फोकस थे? एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक किसके ऊपर फोकस्ड थे? ये फोकस करते हैं किसके ऊपर? कि लोगों को किस तरह से मदद की जाए कि वो अपनी पोटेंशियल्स को अचीव कर पाए और उसे फुलफिल कर पाए, यानी उनकी क्या योग्यता है, अपनी योग्यताओं को जान पाए और उनको पूरा कर पाए, यानी उनको एक तरह से पूरी तरह से विकसित कर पाए। हर इंडिविजुअल अपनी पोटेंशियल्स को जान भी पाए और उनको पूरी तरह से डेवलप भी कर पाए। ये ह्यूमनिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका फोकस पॉइंट था। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स गिव मोर वैल्यू टू द ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मानवतावादी जो एक तरह से व्यवहार है, मानव के अंदर, इंसान के अंदर जो इंसानियत है ना, उस चीज के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते थे। ह्यूमनिस्ट्स बिलीव्ड दैट बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय आवर ओन फ्री विल एंड नॉट बाय द अनकॉन्शियस और बाय द एनवायरमेंट। वो क्या कहते थे? वो दोनों को ही मना करते थे, ना ही तो अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, जो अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, कि जो अचेतन मन है वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, इन्होंने इस चीज का खंडन किया। दूसरा क्या कहा? कि एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, इन्होंने एनवायरमेंट का भी खंडन किया। क्या कहा? कि एनवायरमेंट भी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे व्यवहार को कंट्रोल क्या करता है? फ्री विल। हमारी जो स्वतंत्र इच्छा है वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल करती है। आगे ये कहते हैं, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स देन इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय ये ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर ज्यादा फोकस करते थे। ह्यूमनिस्ट्स एक्सपेक्ट ईच पर्सन टू रीच हिज फुल पोटेंशियल एंड अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ह्यूमनिस्ट्स किस चीज के ऊपर फोकस करते थे? वो फोकस करते थे कि भाई हर इंसान अपनी फुल पोटेंशियल पर पहुंच जाए, जो उसकी पूरी योग्यता है उसके ऊपर पहुंच जाए और अटेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और वो प्राप्त कर ले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप की वास्तविकता को प्राप्त कर ले कि भाई मैं वास्तव में हूं क्या, मैं कितनी पोटेंशियल रखता हूं, क्या मैं कर सकता हूं। ठीक है, इस चीज के ऊपर जो है ह्यूमनिस्ट्स फोकस करते थे। तो मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यहां पर दिए हुए हैं। मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी एक बार देख लेते हैं कौन से हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, टिचनर वुंट इसका फाउंडर है, टिचनर वुंट का शिष्य था जर्मनी में। ठीक, नेक्स्ट फंक्शनलिज्म, विलियम जेम्स, अमेरिका का था ये। गेस्टल साइकोलॉजी जो जिसका अर्थ होता है एज अ होल, मैक्स वर्दमर, जर्मनी का। नेक्स्ट बिहेवियरिज्म, जेबी वाटसन, अमेरिकन। साइको एनालिटिकल स्कूल, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, अब्राहम मास्लो, अमेरिका। तीन अमेरिकन, जर्मनी, दो जर्मनी के, एक ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 स्कूल हैं जो मेन हैं और उनका पूरा विवरण दे रखा है। ये इनके फाउंडर और वो प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां पर ये ओरिजिनेट हुए। अब देखिए फोर्सेस इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में फोर्सेस क्या होती हैं? Psychoanalytical psychology of Freud is considered as the first force in psychology. First force कौन सी? जो सिगमंड फ्राइड की जो साइकोलॉजी थी, साइकोएनालिटिकल साइकोलॉजी, वो फर्स्ट फोर्स है। बिहेवियरिज्म सेकंड फोर्स है, और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो थर्ड फोर्स है।
तो पहली साइको एनालिटिकल, दूसरी बिहेवियरिज्म और तीसरी ह्यूमनिस्टिक, HUMA, ह्यूमनिस्टिक, NISTIC, ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो। तो इस तरह से करके ये 3 फोर्सेस हैं। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स इसके अंदर अपनाए जाते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।